नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ युधीश कुशवाहा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज 56वां जन्मदिन है। वो 56 साल के हो चुके हैं। इसको लेकर कांग्रेस बड़ी जोर शोर से उनका जन्मदिन मना रही है। यूथ कांग्रेस द्वारा आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ब्लड बैंक के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। इसके अलावा बनारस से भी एक तस्वीर सामने आई, जहां पर राहुल गांधी को कांग्रेस नेताओं ने भगवान परशुराम के रूप में दिखा दिया। ऐसा पोस्टर बनाया जिसमें राहुल गांधी के हाथ में फरसा माफ कीजिएगा, और एक हाथ में संविधान की किताब उस पोस्टर में वो नजर आ रही है। राहुल गांधी के जन्मदिन से एक दिन पहले ही राज्यसभा चुनाव के भी नतीजे आए हैं। अब सवाल यह है कि राहुल को जन्मदिन पर आखिर तोहफा क्या मिला है। इस सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और सर, राहुल गांधी का आज जन्मदिन है, उनको क्या तोहफा मिला है? देखिए, राहुल गांधी के जन्मदिन पर जो तोहफा मिला है वो कुछ इस तरह से समझिए कि राज्यसभा में 27 सीटें खाली हुई और नतीजा कल जो आया, यानी कि 18 जून के चुनाव का नतीजा जो सामने आया, उसमें 26 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लिहाजा वो ज़्यादा सीट तो जीतेगी ही। लेकिन साहब, ज़्यादा सीटें वो जीतेगी, लेकिन जितनी जीतनी चाहिए उससे भी ज़्यादा जीतेगी। क्या ये चुनाव के पहले आप जानते थे या हम जानते थे? जवाब अगर ना में है तो ये कैसा तोहफा है जो आपने राहुल गांधी को दिया है। बात मैं कांग्रेसियों की कर रहा हूँ। बात मध्य प्रदेश का उदाहरण सामने है, मीनाक्षी नटराजन वाला, जहाँ पर ऐसा लगा कि अपने हाथों से सीट निकल गई जानकारी के अभाव में। बहुत सी बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कलबल छल का प्रयोग कर लिया, लेकिन कई जगहों पर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं तो उनके पर्चों में कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए बीजेपी वाले, और वो त्रुटि निकल गई, हाथ से चला गया। झारखंड की बात कर लीजिए, झारखंड में तो और भी कमाल हो गया। वहाँ एक सीट जिताने के लिए आपके पास पर्याप्त विधायक थे, बावजूद सीट नहीं जीत पाए। सर, इसका जिक्र आप लगातार अपने शोज में करते रहे हैं। पिछले जो 2 शोज हैं उनमें आपने दावा भी किया था कि नाथवानी जी इस सीट को जरूर जीतेंगे, और हुआ भी वही। अब देखिए, ये मैं इसीलिए कह रहा था, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जो पीछे की कहानी होती है वो हमेशा भविष्य के जवाब तैयार रखती है। आपने भूतकाल में कुछ चीज़ें देखी हैं, वही आधार बनती हैं भविष्य की। उसी राज्य से नाथवानी 2 बार चुने गए थे, और किस तरह से वो चुने गए थे उसी मेथड का इस्तेमाल इस बार भी उन्होंने किया, और देखिए जीत उनके हाथ लग गई। तो जीत ऐसे वक्त पर आई जब राहुल गांधी का जन्मदिन आया। 56 साल के राहुल गांधी आ गए। 56 का फिगर हमारे देश में बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री से जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री 12 साल पूरी कर चुके, और जाहिर है उनका आज की तारीख में गर्व से सीना ज़रूर चौड़ा होगा, क्योंकि 12 साल लगातार प्रधानमंत्री रहना कोई आसान तो है नहीं। और ऐसे में उम्मीद यही थी कि राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कम से कम वैसी राजनीति जो कि गठबंधन की सियासत को मजबूत करती है, उसमें कांग्रेस कहीं फिसलेगी नहीं, तमाम विपक्षी दल कहीं फिसलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा हो न सका। और आज तारीख में देखिए आप कि बातें तो एकता की बहुत होती हैं, आरजेडी से, जेएमएम से, तमाम दूसरे दल। अब तो तृणमूल कांग्रेस भी कह रही है कि हम तो एक साथ हैं, इंडिया गठबंधन है। लेकिन बंगाल की हार के बाद झारखंड में ये हो जाना, और इसमें भूमिका बिहार के आरजेडी की भी है, क्योंकि उनके भी 4 विधायक थे जो बताया जाता है कि क्रॉस कर गए। तो आप ये सोचिए कि इस हार से भी क्या विपक्ष ने सबक नहीं लिया। आज की तारीख में कांग्रेस को छोड़ दें अगर आप, तो विपक्ष में केवल झारखंड
और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, और वहाँ पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार के लिए खतरे के संकेत हैं कि वहाँ पर उनकी सरदारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं हेमंत सोरेन, उनकी मौजूदगी में वहाँ पर जीत करके एनडीए अगर गया है तो मानना पड़ेगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को मैनेज कर रही है, अपने इंडिपेंडेंट समर्थित उम्मीदवार को उन्हें जिता दिया। तो केवल बातें जो हैं वो ज़ुबानी हैं, ज़मीन पर कोई इंडिया गठबंधन की ताकत उभर कर सामने आ रही हो, पिछले दिनों बैठक भी हुई थी, ऐसा दिख नहीं रहा। हालांकि सर कर्नाटक से तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, वहां पर कई बीजेपी विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबर का सामने आई है। राज्यसभा में देखिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि उसमें कोई व्हिप नहीं होता है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी वोट कर सकता है। उम्मीद की जाती है कि पार्टी वाले पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि राज्य में जहाँ से राज्यसभा के लोग चुन करके आते हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपनी एक ताकत होती है और उसका आपको रिफ्लेक्शन राज्यसभा के चुनाव में दिखाई पड़ता है। उनकी ताकत इन्हीं सब मौक़ों पर देखी जाती है कि अगर सीट फंस रही है तो सीट आ गई। तो डीके शिव कुमार के लिए ये एक शुरुआती परीक्षाओं में से एक था कि राज्यसभा की इतनी सीटें जो हैं वहाँ से निकलनी चाहिए, इतने विधान परिषद की सीटें निकलनी चाहिए, और सब की सब वहाँ से वो जीत में तब्दील उन्होंने कराई, क्योंकि उन्हें ये भी बताना था कि सिद्धरमैया से वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं और कांग्रेस और विपक्ष के हितों का ज़्यादा बेहतर ख्याल रखते हैं। वैसे भी जब भी कहीं कोई क्राइसिस होती है देश में, मैं देखता हूँ कि हवाई जहाज़ में चढ़कर लोग कर्नाटक की तरफ ही विधायकों को लेकर जा रहे हैं, या कुछ और बातें होती हैं, सुनते हैं। फाइनेंसिंग भी होती है वहाँ से कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी। तो आज की तारीख में तो कांग्रेस आधार है। तो डीके शिव कुमार का जो अपना पर्सनालिटी है, जो उनकी अपनी एक व्यक्तिगत छवि है, यहाँ उसकी भूमिका युधीश ज़्यादा है बनिस्पत इसके कि विपक्ष ने बहुत ही समन्वित तरीके से प्रयास कर लिया। विपक्ष के समन्वित प्रयास का हमें असर दिखना चाहिए था झारखंड, जो हमें नहीं दिखा। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि राहुल जो एकता की बात करते हैं, उन्होंने जो इंडिया गठबंधन की बैठक में भी एकता का जिक्र करते हुए बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर और पार्टी के भीतर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। देखिए, मैं इसको एक दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में जो वैचारिक शुद्धता है, अपने राजनीति सियासत के जो आधार हैं वो विचार होते हैं, तो वैचारिक शुद्धता जो है वो देश में कतिपय कम लोगों में है। उसके एक बड़े उदाहरण हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो दक्षिणपंथी विचारों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी चीज़ में दिन रात उसमें प्रयासरत रहते हैं। वो मानते हैं कि इससे इतर जो भी विचार हैं, राजनीतिक विचार, वो देश के लिए ख़तरनाक है, और उनके ही कदमों पर दूसरे नंबर पर आने वाले गृहमंत्री अमित शाह, या फिर उनके बाद सबसे प्रमुख नेताओं में से एक माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वैचारिक कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। कुछ इसी तरह की वैचारिक शुद्धता आज की तारीख में राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी आज की तारीख में एक ऐसे नेता के तौर पर सामने हैं जिसमें कि आप किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली कोई बात उनमें देख ही नहीं सकते हैं, और इस बात को वो दावे के साथ कहते भी हैं और लोग इस बात को मानते भी हैं। समय समय पर देखा यह गया है कि प्रदेशों में कभी कभी आंख मूंद लेते हैं नेता, लेकिन इस बात को कभी भी होते हुए राहुल गांधी ने अपनी जानकारी में आकार लेने नहीं दिया। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसी झारखंड से 4 विधायक आरजेडी के थे। वो आरजेडी को वोट करना था कांग्रेस के उम्मीदवार को, वो वोट कर गए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आया था। और फिर ये खबर आ रही है कि आरजेडी के उम्मीदवार को चूंकि कांग्रेस के विधायकों ने वोट नहीं दिया था बिहार में, लिहाजा अब बदला ले लिया गया है। आप सोचिए कि आप अपनी वैचारिक शुद्धता को
थोड़ा सा ढकने के लिए, इसमें तो अशुद्धि आ गई ना। जब भारतीय जनता पार्टी के आप विरोध में खड़े हैं तो चाहे कोई बात हो, मुझे आप धोखा क्यों ना दें, लेकिन मैं अपने वैचारिक शुद्धता के लिए अपने आप को उसी काम के साथ हमेशा जोड़ूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है। यहाँ तो आप उनके साथ जाते हुए दिखते हैं, फिर कहते हैं कि हमें भी धोखा दे दिया था, तो इससे कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। अब आपको और उदाहरण देता हूँ। दीपांकर भट्टाचार्य देश के अव्वल दर्जे के नेताओं में शुमार हैं और मैं उनसे बड़ा प्रभावित भी हूँ। उस तरह के वो नेताओं में आते हैं जिन्होंने जीवन भर अपनी वैचारिक शुद्धता के लिए संघर्ष किया। भाकपा माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, बिहार में ही काम करती है। वो मूल रूप से बंगाली हैं, लेकिन उन्होंने बिहार को अपना क्षेत्र बनाया है और पिछली दफ़ा तो चुनाव हुए थे जब, तो उन्होंने अच्छी खासी सफलता पाई थी। 12 और 416 वामपंथी जीते थे, तो ज़्यादातर उसमें भाकपा माले के ही लोग जीते थे। इस बार वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं हो पाया, लेकिन पार्टी ज़मीन पर उनकी मौजूद है। झारखंड में भी 2 विधायक उनके थे, वो 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को वोट देते हुए देखे गए। और चिट्ठी लिख रहे हैं दीपांकर जी कि नहीं नहीं हमारे विधायक क्रॉस नहीं किए, तो फिर जीत कैसे गए परिमल नाथवानी जी। 6 विधायक उन्हें मिले और उनकी जीत सुनिश्चित हो गई, क्योंकि 24 तो एनडीए के ही थे, 6 मिले तो 30 हुए, 2 वोट इनवैलिड उनके हो गए, तो रहा 28 पे जीत होती थी, जीत हो गई। आप सोचिए कि विचारों की शुद्धता की जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से तो शुरू होता है ना कि आप जो है एक है। आप एक इसलिए नहीं हो पाते हैं कि समय समय पर आप कॉम्प्रोमाइज़ेस करते रहते हैं, आप वैचारिक रूप से अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की जो मौजूदगी है वो मुझे लगता है कि कुछ उसी तरह से वो तटस्थ हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने विचारों को लेकर के तटस्थ हैं। यही 2 चेहरे हैं जो आज की तारीख में भारत की राजनीति को परिभाषित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर कोई खड़ा है तो वो राहुल गांधी का चेहरा है। और राहुल गांधी केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, अब तो धीरे धीरे ये स्थिति बन रही है कि वो तमाम विपक्ष के या फिर जो वैकल्पिक राजनीति है हमारे देश में उसके वैचारिक मिजाज के प्रतिबिंब है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तमाम जो विपक्ष है अगर उन्हें एकता दिखानी है तो वो ऐसे व्यक्ति में आस्था दिखाए जो उन्हें लीड कर सकता है। बदले में जाहिर है कि बहुत अपेक्षाएं राहुल गांधी से भी हैं और हर अपेक्षा पर वो खड़े नहीं उतरते हैं। देखा ये गया है, आखिरकार झारखंड में अगर वो उम्मीदवार दे रहे थे तो क्या उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कोई बैठक की थी? ये प्रश्न तो उठेगा ही। आखिरकार तेजस्वी यादव के दिमाग में ऐसे कैसे बात आ गई कि हमारे कैंडिडेट को कांग्रेस वालों ने हरा दिया? और अगर राहुल गांधी की जानकारी में ये नहीं था तो क्या बाद में कुछ उन्होंने ऐसा किया जैसे कि यह विश्वास बने? तो उनके आचरण में भी गैप्स है। आइडियोलॉजिकली वो सुदृढ़ है, अपनी जगह तटस्थ हैं, उनमें कहीं मिलावट नहीं है, पर ऐसा लगता है कि बहुत गैप्स जो हैं वो आपको विपक्षी राजनीति में दिखाई पड़ते हैं इन सब मौक़ों पर। लिहाजा इस तरह से अगर बात आगे बढ़ेगी तो जाहिर है कि ये दिक्कत जो है वो विपक्ष की राजनीति को आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। सर अगर ये सवाल है तो फिर जो एकता विलय की लेकर जो खबरें चल रही थी, जो विपक्षी पार्टियां थी, चाहे वो टीएमसी हो या फिर शिवसेना हो या फिर अदर पार्टियां हो, तो उसकी तो फिर बात होगी नहीं सर। फिर अगर इस तरीके की एकता की बात, जो धोखे वाली बातें अगर सामने आती हैं तो देखिए, ये मान आप करके चलिए कि कोई विलय नहीं होगा। आज ही आप लिख लीजिए, कोई विलय नहीं होगा, किसी तरह की कोई विलय नहीं। विलय की ज़रूरत ही नहीं है इन दलों को। ये ख़त्म हो जाएंगे तब भी विलय नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी होने का मतलब कुछ और होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है विलय कर लीजिए। आप जिस समुदाय से आते हैं उसका हमने मुख्यमंत्री बिहार में बना दिया, सम्राट चौधरी, आप कर लीजिए हमारे से विलय। आपके बेटे को हमने मंत्री बना दिया है, आपको हमने राज्यसभा भेज दिया है, आपकी पत्नी विधायक हैं, आपकी पार्टी में 3 और विधायक हैं जो हम में विलय करने के लिए एनी टाइम रेडी हैं, लेकिन वो विलय नहीं कर रहे हैं। उनके बेटे को एमएलसी की सीट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसी वजह से नहीं दी क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप मंत्री बनाइए, बेटे को हम विलय कर लेंगे।
उन्होंने नहीं किया। मामला अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, मंत्री भी बने हुए हैं, एमएलसी की सीट भी नहीं मिली, अगले 6 महीने कहीं मिलने भी वाली नहीं है, बिहार में कोई चांस ही नहीं है, कोई इलेक्शन ही नहीं है। तो पार्टी लोग अपना नहीं करते हैं विलय। छोटी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो नहीं कर रहे हैं विलय। वो देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट कैसे है? जबकि आप ही की जाति से, आपके समुदाय से आने वाला व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कोई संभावना है, तभी तो उन्होंने पार्टी का विलय नहीं किया। वो जाने जाते हैं, वो नीतीश के साथ थे, छोड़ करके निकल गए थे, पार्टी बना ली थी अपनी। फिर से हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। तो पार्टी जब इतनी छोटी हो तो भी विलय के लिए तैयार नहीं है, तो जिस पार्टी के पास 670 करोड़ रुपए का आज की तारीख में एसेट है, तृणमूल कांग्रेस, क्या वो विलय कर लेगा? ये सब कहने की बातें हैं। विलय कहीं नहीं होने वाला है। हाँ, सामंजस्य के लिए, बेहतर सामंजस्य के लिए कुछ आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातों के लिए आप तैयार हो सकते हैं जो कि शायद आपको लगता है आज की तारीख में ज़रूरत है। अभिषेक बैनर्जी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लिहाजा हो सकता है कि कोई संधि के लिए कोई ऐसी बात हो जिसके लिए, लेकिन विलय नहीं होगा। नहीं, शिवसेना कभी भी कांग्रेस के साथ विलय कर सकती है। ये सब बातें बेकार हैं। और अगर करना ही होगा विलय, तो जैसे एनसीपी वाले धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के करीब हो रहे हैं, शरद पवार जी की पार्टी, एक एनसीपी तो है ही उनके साथ, शरद पवार जी की भी पार्टी, वो भी आज की तारीख में सब लोग जानते हैं कि अगर कोई ऐसा मौका आया वोटिंग का तो वो वोट करेंगे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव को। तो वो क्यों विलय करेंगे? ये कॉल दिया जा रहा था कि कांग्रेस से जितनी निकली पार्टियां हैं सब कांग्रेस में आ जाए, चाहे वो टीएमसी हो, एनसीपी हो, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने जा रही। पार्टी जो होती है उसके बनाने में जो भी एफर्ट लगे, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं। एक तो आप विधायकी का और सांसदी का टिकट बांटते हैं। अगर अच्छा गठबंधन हो गया तो कई दफ़े आपके लोग संसद और विधान सभा में पहुंच जाते हैं। उसके अलावा तमाम चंदे मिलते हैं, आपको कोई रेगुलेट नहीं करता है। विलय कर देने के बाद तो एक आला कमान होगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। यहाँ तो खुद आप आला कमान है, तो कौन विलय करता है? शुरुआती झटके हैं, बस इस तरह की बातें हो रही हैं। और अगर कांग्रेस वाले और राहुल गांधी इस गफलत में है कि पार्टियां विलय करने वाली हैं, तो इस मुगालते में वो न रहें, वही बेहतर होगा। वो अपने आप को और अपनी जड़ों को ज़्यादा मजबूत करें, वही बेहतर होगा। क्योंकि आप जब तक खुद मजबूत नहीं हैं तब तक आपको धोखे मिलते रहेंगे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन 8 जून से बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 18 जून में आकर स्वाहा हो गया। राज्यसभा के चुनाव हुए और दिख गया कि भले ही 8 जून को आप लोगों ने एकता की बातें कर ली, 18 जून को वो ढह गया। तेजस्वी जी, राहुल जी पास बैठे हुए थे, शिबू सोरेन जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनेक्टेड थे, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था। लेकिन देखिए आज की तारीख में नतीजे साफ कहते हैं कि साहब यहाँ पे ज़रूरत इस बात की नहीं है कि आपके साथ दिख कौन रहा है, दिखना ज़रूरी नहीं है, कर कौन रहा है साथ में काम। और अगर वो नहीं कर रहा है, कल्पना कर सकते हैं आप, वामपंथ पूंजीपति के साथ हो गया। और लोग कहते हैं वैचारिक शुद्धता की बात, झारखंड ये उदाहरण दे गया आपका। तो मान कर चलिए कि जो देश की सियासत है उसमें राहुल गांधी एक ऐसे नेतृत्व के तौर पर उभरे हैं, लेकिन उनको अंडरकट करने की भी कोशिश केवल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करती हुई ऐसा नहीं है, उनका तो अधिकार है, लेकिन उनके अपने ही समूह में, विपक्षी समूह में ही बहुत अंडरकटिंग होती है और कोई नेतृत्व दे भी नहीं पा रहा है। और जो शायद उभर रहा है उस नेतृत्व को कंट्रोल करके रखो, इस बात की हमेशा गुंजाइश तलाशी जा रही है। धन्यवाद सर इस विश्लेषण के लिए। तो दर्शकों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।